Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And we were at miscellaneous exercise number 13, the last chapter of the book, NCERT book, chapter number 13, probability. उसका miscellaneous कर रहे हैं, right? उसका एक पार्ट हमने खत्म कर दिया। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर किया है ना, और 1 to 10 स्लाइटली इजी भी थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, है ना। अब थोड़े से ये 11 to 18 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ना, सो प्लीज फोकस ऑन द लैंग्वेज पार्ट अच्छा है और लॉजिक पार्ट भी अच्छा है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज, all of the students which are not aware what we are doing, miscellaneous exercise 13 part 2 is the topic for today which will be covered in this video. Okay बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं। वीडियो को थोड़ा सही चलाते हैं। इन ए गेम, एक गेम चल रहा है। ए मैन विन्स a rupee for a 6। चाहता है एक आदमी जो है 6 आ जाता है तो वो जीत जाता है। अब 6 कब आएगा? ऑब्वियसली फेयर डाई इज थ्रोन। देखो आगे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि एक फेयर डाई थ्रो करोगे और 6 आ जाएगा तो वो जीत जाएगा, 1 रुपया जीतेगा। कितने रुपए मिलेंगे 6 आते ही उसको? 1 रुपया। एंड लॉसेस ए रुपी फॉर एनी अदर नंबर। लेकिन अगर 6 के अलावा और कोई नंबर आया तो 1 रुपया लॉस होगा, यानी देना पड़ेगा उसको। समझ आया? गेम समझ आया? गेम समझ में आया ना? ठीक है ना, मतलब पेनलाइज्ड गेम है ये, है ना। दो तरह के गेम होते हैं। एक गेम होता है जिसमें हम जीते तो आपको कुछ मिला, हारे तो कुछ गया नहीं। लेकिन एक पेनलाइज्ड गेम क्या होता है, जिसमें जैसे भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है, उसमें आपने गलत किया तो वो गलत करना एक पाप है एक तरीके से। उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका आपको कुछ देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आपका कुछ नहीं गया, ठीक है। तो वैसा गेम है ये कि 6 आया तो 1 रुपया मिलेगा, और 6 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आया तो आपको 1 रुपया आगे से देना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। अब आदमी ने क्या सोचा कि मैं 3 बारी डाइस फेंकूंगा, बट टू क्विट एज एंड वैन ही गेट्स अ 6। बट जैसे ही 6 आया वो उसी टाइम क्विट कर देगा। मतलब 3 बारी वो सोच के आया कि वो 3 बारी डाइस फेंकेगा। जैसे सपोज करो पहली बार में 6 आया तो पहली बार में 6 आते ही वो क्विट कर देगा। मान लो कि पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बारी में आया तो दूसरी बारी में क्विट कर देगा। और मान लो तीसरी बारी में 6 आया तो तीसरी बारी में क्विट कर देगा। तीसरी बार में भी नहीं आया तो उसके बाद फिर वो थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि टोटल वो 3 बार ही फेंकेगा। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो सकता है कि वो 3 बार ही फेंकेगा? हो सकता है वो जेब में 3 रुपए ही लेके गया हो। उसके बजट क्या है कि मेरा क्या टारगेट है, 3 रुपए में लेके आया हूँ। अगर तीनों बारी में 6 नहीं आया तो 1 1 रुपया चला जाएगा हर बारी में, तो 3 रुपए खत्म, जेब खाली। अब आगे वो गेम नहीं खेल सकता है। समझ गए? तो इसी बात को वो देखो, उसने क्या कहा, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस। इसी बात को चेंज करके वो कैसे लिख सकता है? इस बात को चेंज करके वो कैसे लिख सकता है? इस बात को एग्जाम में द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द मैन हैज ओनली 3 रुपीज इन हिज पॉकेट। समझे क्या? इसका मतलब भी यही होगा क्या, कि मैक्सिमम 3 बार ही वो फेंक सकता है। तो दो लैंग्वेजेस बना सकता है वो, ये पता लगाने के लिए कि कितने बार अपन ट्रायल को रिपीट कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लॉस। तो अंदाजन कितने रुपए जीतेगा या फिर हारेगा वो आपको पता लगाना है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस ऑब्लिक लॉसेस। जीतेगा या हारेगा, कितना अंदाजन बताओ कि इस गेम में वो कितने इसके जीतने के चांसेस हैं, कितने हारने के चांस, कितने रुपए जीतने के चांसेस, कितने तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी पूछ रहा है? अमाउंट की। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए। एक्स क्या है? अमाउंट। एक्स क्या है? अमाउंट। भाई कितने पैसे जीतेगा या हारेगा, तो आपको रैंडम वेरिएबल एक्स को क्या मानना है? अमाउंट। अमाउंट वॉन और अमाउंट लॉस्ट। समझ आया? यहां तक क्लियर है सारी बात? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अब मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए कि इस वाले गेम के अंदर सैंपल स्पेस अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी बात करते हैं ना। वीडियो को क्या हो गया? लेट से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले अपन इवेंट मान लेते हैं। देखो दो इवेंट मान लेते हैं, डब्ल्यू और एल। डब्ल्यू मतलब विनिंग, मतलब डब्ल्यू मतलब ऐसे मान लो 6 आ गया, और एल मतलब 6 नहीं आया, ना जीतना हारना है ना। सो लेट द इवेंट्स बी, डब्ल्यू तो मान लेता हूं
कि 6 अकर्स और एल मान लेता हूं 6 डज नॉट अकर, यानी कि एनी अदर नंबर अकर। यहां तक क्लियर? चलो ये चीज क्लियर होते ही आप डब्ल्यू और एल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि एक डाइस को थ्रो करेंगे तो डब्ल्यू आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बोलो 5/6। यहां तक क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। हम्म, अब सैंपल स्पेस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि यार, या तो वो पहली बारी में जीत, अच्छा वो जीतते क्विट भी कर देता है। तो सपोज करो वो पहली बारी में जीत गया, ने पहली बारी में डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू इवेंट अकर हो गया, जीत गया, बात खत्म। तो एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है कि वो पहली बारी में तो हारा और दूसरी बारी में जीता, और दूसरी बारी में जीतते उसने क्विट कर दिया, तीसरा डाइस उसने फेंका नहीं। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है बताओ? पहली बारी में भी हारा, दूसरी बारी में भी हारा, और तीसरी बारी में जीता। समझ में आई बात? और तीसरी बारी में जीतते फिर उसने क्या कर दिया, गेम को क्विट कर दिया। चौथी एक केस हो सकता है कि तीनों बारी हार गया, तीनों बारी वो हार गया। समझ आएगा यहाँ तक? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नो, क्योंकि उसको मैक्सिमम 3 बार फेंकना ही अलाउड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अपन ने एक्स क्या माना है? अमाउंट वॉन और लॉस, है ना? एक्स क्या माना है अपन ने? रैंडम वेरिएबल एक्स क्या माना है? अमाउंट वॉन ऑब्लिक लॉस्ट। अगर पॉजिटिव आया तो मान लेंगे जीत गया है, और अगर इनकेस नेगेटिव आया है तो मान लेंगे हार गया है। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू -3 आ गई, तो यानी 3 रुपए हार रहा है वो। ठीक है, समझ में आएगा? तो अब जैसे अपन ने रैंडम वेरिएबल एक्स डिसाइड किया, तो अलग अलग सैंपल पॉइंट पे आपको एक्स की वैल्यू सोचनी पड़ेगी। इस पे सोचनी पड़ेगी, इस पे सोचनी पड़ेगी, इस पे सोचनी पड़ेगी, और इस पे सोचनी पड़ेगी। तो एक पहला उठाता हूं, तो एक्स व्हेन द सैंपल पॉइंट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू पे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। पहला वाला जो सैंपल पॉइंट है डब्ल्यू, उसका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि एक बार जीत रहा है मतलब उसको 1 रुपया मिल गया, तो यहाँ पे तो हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। एल डब्ल्यू पे बताओ एक्स की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। पहली बारी हारा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो। तीसरी बारी, तीसरे वाले सैंपल पॉइंट के हिसाब से बताओ एल एल डब्ल्यू। ठीक है ना? पहले क्या करेगा, -1, अगेन -1, और फिर +1, तो -1। ठीक है, और लास्ट में तीनों बारी हार गया, तो फिर -1 -1 -1, यानी कि माइनस। तो एक्स की 4 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 1 या 0 या -1 या 3 -3। या तो वो 1 रुपया लेके जाएगा, या वो कुछ ना लेके जाएगा ना देके जाएगा, या वो 1 रुपया हारेगा, और या फिर वो 3 रुपए हारेगा। तो आप देख सकते हो ज्यादा चांसेस हारने के हैं इसमें, है ना? ठीक है, तो इसकी अगर एक मैं टेबल बना दूं, तो वो टेबल कुछ ऐसे बन जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है फिर मुझे निकालनी भी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटीज भी तो निकालनी है भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, 1 2 3। सो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फाइन। ठीक है, सो एक्स के क्या क्या वैल्यूज आ रही है? या तो आ रही है 1, या आ रही है 0, या आ रही है -1, या आ रही है -3। अब इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना नीचे शुरू करता हूं मैं यहां से। नाउ प्रोबेबिलिटीज। सो नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, है ना? तो देखो, जब 1 रुपया कब जीत रहा है वो, पहले केस में डब्ल्यू, यानी कि एक तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। और डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखी है, चेक करो क्या आ रही है, 1/6 आ रही है, भर दो 1/6। ठीक है, सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये वाला कौन सा केस है, एल डब्ल्यू वाला, यानी पहले हारा बाद में जीता। आप खुद सोचो, ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है ना, हर बार डाइस नया थ्रो होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ, 5/6 इंटू 1/6, डन। 5/6 इंटू 1/6।
6। सो ये क्या हो जाएगा, 5/36। भर दो, टेबल में भरते भी जाओ साथ के साथ। और तीसरा आ जाओ, x इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी, LLW। LLW बोलना क्या होगा, माइनस नहीं, प्लस मल्टीप्लाई 1/6। सो इट इज इक्वल टू 25/216। 25/216। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x इक्वल टू -3 की प्रोबेबिलिटी। सो p इज L की प्रोबेबिलिटी, तो इट विल बी इक्वल टू 5/6, तीनों ही आ गया, 5/6 इंटू 5/6, 125/216। इसको भी भर दो। आगे बढ़ने से पहले, इस टाइप कोई भी नया क्वेश्चन करो तो आप इन सबको जोड़ के देखो, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है तो ही आपने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बनाई है, अदरवाइज नहीं बनाई है ना। एक्सपेक्टेशन निकालना था तो एक्सपेक्टेशन बिना विदाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के तो निकलेगा नहीं। तो आप इनको जोड़ो रफली। देखो 216, 216, इसको 216 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 हो जाएगा, और इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36। तो 125, 25 150, और 30 ये हो चुका था 180। 180 और 36 216, 216/216 बना रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट। अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए, उसके लिए क्या एक कॉलम और चाहिए होता है, या तो आप कॉलम बना के कर लो या फिर अलग से फॉर्मूला भी होता है वैसे तो देखा जाए तो, मतलब फॉर्मूले रफ, मतलब जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो कॉलम के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाती है, क्या फॉर्मूला याद है कि नहीं है, समेशन XI/PI। सो इट इज लाइक 1 into 1/6 प्लस 0 into 5/36 प्लस -1 into 25/216, लास्ट में -3 into 125/216। सो ये तो हो जाता है 1/6, वो 0 हो ही गया, -25/216, और -125 into 3 करना है तो 375। एक्स तो नेगेटिव आ सकता है ना, हाँ हाँ। 216 प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, एक्स तो नेगेटिव आ सकता है, 216। तो ये हो जाएगा 36, ये 0 को भूल जाओ, -25 तो मैंने पहले ही कहा था हारने के चांसेस आता है उसके ना। चलो उसको करो, 375 और 25 होता है 400। 400 में से 36 गया तो 364 माइनस का ना, डिवाइडेड बाय 216। ठीक है, करो काटो पीटो, 4 से कटेगा ना, माइनस का 4 9 जा 36, एंड 4 1 जा 4, और 4 5 जा 20, 54, और किसी से कटेगा तो बस अंदाजन इतने रुपए वो हारेगा। ठीक है, तो अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट वॉन और लॉस्ट, वॉन ऑब्लिक लॉस्ट, एक्सपेक्टेड अमाउंट वॉन ऑब्लिक लॉस्ट इक्वल टू ₹91/54 लॉस्ट। आगे लॉस्ट लिख देना क्योंकि माइनस में आ रहा है ना। एक्सपेक्टेशन यही है कि इतने रुपए लगभग वो हार के जाएगा, कंक्लूजन पूरी इस बात का ये। डन, समझ में आया। ठीक है, चलिए। और ऐसा क्वेश्चन जब आए ना कि ये होते ही वो छोड़ देगा, तो उसका सैंपल स्पेस ऐसा ही बनता है कि पहला पॉइंट तो ऐसा होता है जिसमें एक ही इवेंट है, फिर दो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स है, फिर तीन, ऐसे चार भी हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रोबेबिलिटी का सम वन ही आएगा, ये हमेशा फिक्स कर दो। इसका सम क्या आएगा, हमेशा वन ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये अच्छा था आज का। चलते हैं नेक्स्ट। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस A, B, C एंड D कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स। अच्छा जी, 4 बॉक्सेस हैं, ए में कुछ भी कुछ कलर्ड मार्बल्स हैं, बी में भी हैं, सी में भी हैं, और डी में भी है। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया रैंडमली। पहले तो बॉक्स सेलेक्ट हुआ, बॉक्स सेलेक्ट होने के बाद फिर उसमें से मार्बल सेलेक्ट हुआ, और मार्बल निकला कैसा, रेड, यानी कि रिजल्ट तो मिल गया रेड कलर का। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बताओ कि आपने बॉक्स ए सेलेक्ट किया था, क्योंकि पहले बॉक्स सेलेक्ट हुआ था, है ना। बताओ कि बी सेलेक्ट किया था या फिर सी सेलेक्ट किया था। तीन क्वेश्चन, तीनों को अलग अलग निकाल। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है ना। हाँ, क्योंकि जब तक उसने नहीं दे रखा तो फिर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये बॉक्स सेलेक्ट होगा। तो बॉक्स सेलेक्ट कैसे होगा, या तो ए, या फिर बी, या फिर सी, और या फिर डी।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए बी, ए बॉक्स बी बॉक्स सी बॉक्स या फिर डी बॉक्स। तो इवेंट क्या मान लेंगे अपन, E1 E2 E3 एंड E4। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है, यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 मान लेंगे कि बॉक्स से सेलेक्ट हुआ था, E2 मान लेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कैसे, let the events E1 be box A is selected, box B is selected, box C is selected and box A B। अभी मैं टाइम एंड स्पेस सेव करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। कुल मिला के इन चारों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे। अब अगर बॉक्स ए सेलेक्ट हुआ तो रेड मार्बल चाहिए ना आपको, तो रेड मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी, बी सेलेक्ट हुआ तो निकलने की प्रोबेबिलिटी, सी सेलेक्ट हुआ तो निकलने की प्रोबेबिलिटी, और डी सेलेक्ट हुआ तो निकलने की प्रोबेबिलिटी। निकालना शुरू करें। चलो, सो अगर ए सेलेक्ट हुआ तो उसको लिखेंगे क्या, बॉक्स ए सेलेक्ट हुआ है ना, E1 तो हो चुका है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ए का मतलब ए बॉक्स नहीं है, ए इवेंट है, याद रखना है ना, ए डिवाइडेड बाय E1। तो पहले बॉक्स में रेड कितना है, 1/10, तो 1/10। ठीक है, अगर बी सेलेक्ट हुआ यानी ए ऑन E2 इवेंट घटित हुआ, E2 इवेंट घटित हुआ यानी बी बॉक्स सेलेक्ट हुआ, तो उसमें से सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 6/10। 6/10, वैसे तो काट सकते हैं बट मत काटो, सबके नीचे 10 आने दो, है ना। देन लास्ट इसके बाद आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E3, ये हो जाता है हमारा 8/10। ए ऑन E4 के लिए हो जाता है क्या, 0/10। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ से भी आ जाएगा मेरा ए, इवेंट घटित हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। फाइनली मेरा ए इवेंट घटित होगी, रेड बॉल निकले ही निकले, है ना। ये चारों कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इधर से होगा तो इधर से होगा तो क्या लिखूंगा मैं, A on E1 इंटू E1, A on E2 इंटू E2, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर ए निकालनी हो तो एक काम करते हैं, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नीचे आएगा ही आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो वैसे तो क्या होता है कि अब तक ऐसा हुआ है कि 3 ही मिले थे अपने को, है ना, अब की बार 4 मिल गए, तो वो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सारा हो जाएगा, है ना। प्लस उसके बाद में फिर 3 क्वेश्चन है, तो बड़ा सारा फॉर्मूला 3 बार लिखना पड़ेगा, तो काफी हेक्टिक हो जाएगा। एक काम करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी अलग से निकाल लेते हैं, फिर उस नंबर से डिवाइड करना होगा, दैट्स इट। जो नीचे लिखते थे ना अपन बड़ा सारी चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो होती थी वो, तो वो अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी डिनोमिनेटर पार्ट को अलग से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सब में वही आने वाला है, समझ गए। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, एक बार के लिए निकाल लेता हूँ, E1 इंटू A on E1, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस E2 इंटू A on E2, प्लस E3 इंटू A on E3। जब अपन बेस थ्योरम या रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं ना, तो उसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना बेटा, वही टोटल प्रोबेबिलिटी है ना। कभी आ जाए टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो ऐसे मत सोचना ये निकले ही कैसे, वो टोटल प्रोबेबिलिटी तो है वो, E4 इंटू A on E4। और बेस थ्योरम की खासियत है कि वो क्वेश्चन की साइज जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है ना, हिंट होता है। 1/4 A on E1 कितना है, 1/10, प्लस 1/4 इंटू वो कितना है, 6/10। आगे चलो, प्लस 1/4 इंटू वो कितना है, 8/10, प्लस 1/4 इंटू 0/10। एक काम करूं, 1/4 सब में से कॉमन निकाल लूं, सो इट इज लाइक 1/10 प्लस 6/10 प्लस 8/10 प्लस 0/10 या 0। हाँ, तो ये क्या हो गया, 6 और 1 7, 8 7 15, तो 1/4 इंटू 15/10, सो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, बस 3/8 तो आ गई मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी। भाई रेड बॉल निकलने के चांसेस तो 3/8 है ना, लेकिन रेड बॉल तो निकल गया, चांसेस इतने हैं बट निकल तो सकता है ना। बेटा ऊपर वाली चीज में एक चीज मानते हो, जब ये बराबर है तो 1/4 भी आएगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या लिख दूं मैं इसको,
15/40, ओके 15/40, ठीक है। अब एक एक केस पकड़े, तीन केसेस हैं। पहली चीज तो बॉक्स क्या, बॉक्स ए से निकले, बी से निकले और सी से निकले। पता उसने डी से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं पूछी? तो हम कोई कोई अगर आपको कहे ना कि यार रेड बॉल निकला था, बता क्या गारंटी है डी से, आप कहोगे कोई गारंटी नहीं, डी में है ही नहीं तो कहां से निकलेगा, तो इसका आंसर वैसे भी 0 आने वाला है ना, इसलिए उसने पूछी भी नहीं, है ना। ठीक है, उसमें रेड बॉल है ही नहीं तो कैसे निकलेगी, है ना। निकली है तो मतलब तीनों में से किसी एक से निकली है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ए बॉक्स से निकले, इसको कैसे कहूंगा मैं? E1 on A, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E1 on A कहूंगा, हाँ E1 on A कहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E1 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। वो बड़ा सारा लिखना पड़ता बार बार अपने को, तो अपन ने सॉल्व करके लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, डन। अच्छा, इतना पार्ट भी हमारे पास है, इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है, इसको भी फिर से नहीं लिखना आपको। देखो इतना पार्ट, ये वाला जो, यही तो चीज है, ये वाली चीज है ना। सो इसको मैं लिख देता हूँ सिंपली 1/40 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 15/40, सो 1/15 आंसर। चलो भाई, सेकंड थर्ड फोर्थ अब फटाफट निपटा दो। E2 on A, by formula it is E2 multiplied by A on E2 divided by probability of A. सो इसका इस पार्ट का आंसर था 6/40 और डिवाइडेड बाय 15/40। तो 6/15 है वैसे आंसर, और काट दें तो क्योंकि फाइनल आंसर है, तो 3 2 6, 3 5 2/5, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, E3 on A, so E3 multiplied by A on E3 divided by वही टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, 8/40 divided by 15/40, so 8/15 आंसर। आंसर मैच कर लो तीनों, 1/15, 2/5 और 8/15। अच्छा, इन तीनों को जोड़ो, 1 आ रहा है, आएगा ही आएगा, क्योंकि डी से तो निकलने के चांसेस ही नहीं है ना। बताओ, तो ऐसे ही जोड़ लो, 1 और 6 7 8 7 15, 15/15 हो गया ना, क्योंकि डी ने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो अच्छी बात है, आपने क्लोजली उसको वॉच किया। अब हमारा वो कहीं छुप गया, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, चलिए आ गया ये क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। बड़े साइज देख के ही पता चल गया होगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ना, और इजी होते हैं ना रिवर्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, अभी तक हमने देखे हैं लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं, स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। बट मिसलेनियस में तो थोड़ा सा अच्छा मान के चलना है ना, पहले से थोड़ी इज्जत दे के चलनी है। अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, इसके चांसेस हैं 40%, ठीक है। इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स, कोई आदमी मेडिटेशन और योगा कोर्स ले ले या कर ले, तो उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं 30% से, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%, ठीक है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, या फिर कुछ दवाइयां ले लें, ड्रग्स ले लें कुछ, तो वहां से चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं 25%, ठीक है। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द टू ऑप्शन। अच्छा, पेशेंट इन दोनों में से कोई भी इक्वल प्रोबेबिलिटी से चूज कर सकता है ना, विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, या तो ऑप्शन नंबर ए चूज कर सकता है या बी चूज कर सकता है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन से एक पेशेंट ने चूज कर लिया, है ना। द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर से हार्ट अटैक, अब फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसने चूज किया था, मेडिटेशन एंड योगा वाज द फर्स्ट ऑप्शन, एंड कोई ड्रग्स या दवाई लेना वाज द सेकंड ऑप्शन। कोई एक ऑप्शन ये चूज किया था, पता नहीं कौन सा किया था, बट उसको हार्ट अटैक तो हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस भी क्या है, हार्ट अटैक की होने की चांसेस को कम करते हैं, खत्म थोड़ा करते हैं, ठीक है, फिर भी हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, तो हार्ट अटैक होने के बाद क्या चांसेस हैं कि मेडिटेशन एंड योगा वाला कोर्स उसने सेलेक्ट किया था और उसके बावजूद भी उसको हार्ट अटैक हो गया। समझ में आई बात। सो मेडिटेशन एंड योगा वाला कोर्स को सेलेक्ट करना को ले लूंगा मैं E1, और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स को ले लूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो E1 और E2 दोनों हो जाएंगे बराबर, है ना। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे E1 हो जाएगा मेरा कि पेशेंट सेलेक्टेड
selected course of meditation and yoga. And E2 क्या कि patient selected prescription of certain drugs. ठीक है, सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 दोनों हाफ हाफ एज पर द गिवन क्वेश्चन। यहां तक ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हार्ट अटैक तो उसको हो गया, लेट से ये तो है हमारा पेशेंट, ठीक है ना। इसने या तो E1 सेलेक्ट किया था या फिर E2 सेलेक्ट किया था, या तो E1 सेलेक्ट किया था या फिर E2 सेलेक्ट किया था, और दोनों से हार्ट अटैक होने के चांसेस गिवन है, वो अभी मैं लिख देता हूं। और फाइनली फिर उसको हार्ट अटैक हो गया, यानी इवेंट ए तो घटित हो गया। इवेंट ए लिखो, ऊपर लिख देता हूं, इवेंट ए इज लाइक पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक, पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलो बढ़े आगे, ठीक है। अब क्या करूं, तो देखो अब यहाँ पे जो अगली इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। हम्म, देखो उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं मेडिटेशन एंड योगा कोर्स लेता हूं तो मेरे हार्ट अटैक होने के चांसेस 30% कम हो जाएंगे। लेकिन कम थोड़ा ना कराने, हार्ट अटैक करवाना है, करवाना है। तो होने के चांसेस कितने, 30% तो कम हो गए, तो 70% होने के चांसेस हैं। किसके, 40% के, क्योंकि पेशेंट के हार्ट अटैक होने के चांसेस 40% है, और उस 40% में से इसने कम कितने किए, 30%। तो उस 40% के 70% अभी भी हैं। समझ में आई बात। ओवरऑल पेशेंट के हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने, 40%, 40%। और उस 40% में से कम कितने किए इसने, 30%। तो हैं कितने अभी भी, उस 40% के भी 70%। ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज और सुनो, हमको कई क्वेश्चंस में ये 40% का आंकड़ा गिवन ही नहीं होता है, बस सीधे ये गिवन होता है कि ये इतने से कम करता है, ये इतने से कम करता है, तो अपन सीधे 70 और इतने कितने कम किए 25, तो सीधे 75, 70 75 सीधे सीधे ले लेंगे, है ना। लेकिन इसने अगर एक डेटा दिया हुआ है कि 40% तो ऑलरेडी है, तो फिर उस 40% का 70%, 75%। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर मैं 40% को अवॉइड कर दूं और सीधे केवल 70 75 ले लूं तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि 70% भी 40 का निकाल रहे हो, 75% भी 40 का निकाल रहे हो, तो आंसर तो सेम ही आएगा। आप चाहे 100% का निकालो, आप चाहे 200। इतने क्वेश्चन में अपन जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आया था ना, तो अपन परसेंटेज का परसेंटेज नहीं निकाल रहे थे, अपन बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में किए थे ना, परसेंटेज का परसेंटेज नहीं निकाल रहे थे, बस फाइनल परसेंटेज लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो गिवन परसेंट है वो 100% है, और वो हमको गिवन नहीं है। तो अज्यूमिंग दैट कि वो 100% है, अपन सीधे नीचे वाला लिख देते थे। लेकिन अभी गिवन है, गिवन है तो चाहे फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़े, लेकिन अपने को लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में कि 40% नहीं भी लेते ना, तो भी आंसर तो सेम आता है। लेट्स से कि मल्टीपल चॉइस में आ गया तो आप 40% को इग्नोर कर सकते हो। समझ गए, ठीक है। तो अब करते हैं आगे की चीजें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक तो हो गया और E1 सेलेक्ट हुआ था, राइट। ये निकालना है, कैसे निकालोगे, 30% तो कम हो गया था, तो 70% ऑफ वॉट, 40%, 70% इंटू 40%, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो क्या क्या आ जाएगा ये, और चलो ये भी बता दो लगे यार। A/E2 ये क्या होगा, कितना कम हुआ, 25% कम हुआ, तो 75% है ऑफ 40%। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दो, तो ये हो जाता है 70/100 इंटू 40/100 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 70/100 इंटू 40/100। तो एक काम करो, 0 0 0 0 7 4 28/100 लिख के छोड़ दो, और इधर आओ 75/100 इंटू 40/100, तो 0 0, बस इसके जाके नहीं कट रहा है। बस, अच्छा 25 से काटू तो 25 3 75, 25 4 100, 4 से 4, सो 3/10 आ रहा है। और उधर पूरा काटने पे जाऊं तो कितना आ रहा है,
काट दो, उधर भी पूरा काट दो जितना कट रहा है, 28/100 को भी काट दो, तो 4 7 या 28, 7/25। ठीक है ठीक है, जो भी आ रहा है लिख दो, कोई बात नहीं। 7/25 तो इसका आ रहा है और 3/10 इसका आ रहा है। सही किया ना, बस ये चेक कर लेना। ठीक है। नाउ अब साहब पेशेंट को हार्ट अटैक तो हो ही गया, फिर भी हार्ट अटैक तो हो ही गया, यानी ए तो हो ही गया। अब क्या चांसेस है कि E1 से वो हुआ है? ठीक है, कैसे लिखूंगा? बाय फॉर्मूला E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 डिवाइडेड बाय, ये चीज तो आएगी आएगी। अभी अब की बार टोटल प्रोबेबिलिटी एक साथ नहीं निकाली मैंने, क्योंकि दो ही तो केस थे, तो फॉर्मूला के अंदर ही लिख देंगे। ठीक है, ए ऑन E1 प्लस E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। ठीक है, चलो जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 1/2। और ए ऑन E1 क्या है? ए ऑन E1 यही तो है, 7/25। 1/2 इंटू 7/25 तो इस साइड, प्लस 1/2 इंटू 3/10 इस साइड। चलो जी जोड़ो। सो ये तो हो जाता है 7/50 तो ऊपर, 7/50 नीचे, और क्या, 3/20। ठीक है, 50 एंड 20 का एलसीएम क्या लूंगा? 100। तो ऊपर भी 100 बना दो, तो 14/100, और 14/100 ये भी, और ये हो जाएगा 5 3 15/100। तो 100 वाले उसमें रखने में फायदा था, यानी कि ना। ठीक है चलो, तो 100 100 100 तीनों का काट देते हैं। आंसर इज 14/29। चेक करो। 14/29 आ रहा है। ओके, लेट से 40% नहीं लेते शुरू से ही, तो फिर होने के चांसेस इधर 70% है ना, और उधर है 70%। तो क्या लिखता मैं आंसर, कैसे लिखता? 1/2 इंटू E1 से चाहिए ना, तो E1 के तो 70% है, तो 1/2 इंटू 70/100, सेम टू सेम एक बार तो ये नीचे आ जाता, और एक बार आ जाता 1/2 इंटू 75/100। देखो इससे क्या होता, देखो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 सबका खत्म। ठीक है, तो 70/70 प्लस 75 कितना होता है? 145। काटो उसको 5 से, 14/20, वही आंसर आ रहा है। तो 40% को इग्नोर करने से भी वही आंसर आता है ना। परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में अपन परसेंटेज का परसेंटेज नहीं निकालेंगे अनटिल एंड अनलेस सम डेटा इज गिवन। अगर कुछ डेटा गिवन है तो फिर उसकी इज्जत रखने के लिए अपन उसको 40% लिखेंगे, हालांकि नीचे आते 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 वो सब कर जाएगा। देखो ये 40% का इम्प्लीकेशन इसमें भी है, देखो इधर इसमें भी है और इसमें भी है, तो 40 40 40 एक तरीके से कट चुका है। तो फाइनल आंसर वगैरह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है अभी अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इजी है वैसे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इधर 0 और 1। एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट समझते हो क्या होता है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखा है अपन ने। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? 2/2 का एक डिटर्मिनेंट है। उस 2/2 के डिटर्मिनेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। उन चारों एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए? इसकी क्या संभावना है? समझ में आई बात? अंदर 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं रख सकते हो, तो इसके जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आती है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक डिटरमिनेंट में अंदर की वैल्यूज हम 1 और 0 ही रख सकते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने होंगे? पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने होंगे अगर मैं अंदर क्या रख सकता हूं? 1 और 0 ही रख सकता हूं, और कुछ नहीं रख सकता। ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो लेट से ये तो है मेरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या रख सकते हो आप यहाँ पे? क्या क्या रख सकते हो? यहां पर भी 1 या 0, और 1 या 0। तो कुल मिला के 4 प्लेसेस भरनी है आपको, 4 प्लेसेस भरनी है। और हर एक प्लेस कितने नंबर से भरी जा सकती है?
हर एक प्लेस, दो प्लेसेस से। तो पहले जो एलिमेंट है वो दो प्लेसेस से भरा जा सकता है, इनटू अगला जो डिटरमिनेंट है, अगला जो एलिमेंट है वो भी दो प्लेसेस से भरा जा सकता है, फिर उससे अगला भी, और फिर उससे अगला भी। तो टोटल 16 डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल हैं। यू कैन इमेजिन, देखो 16 कैसे होंगे, एक बन गया 1 1 1 1, एक बन गया 1 1 1 0, फिर जीरो को इधर उधर करो, फिर वन को इधर उधर करो। समझ में आ गई बात? एक तरीके से वो मान लो कि कॉइन को 4 बार उछाल रहे हो, तो हर बारी हेड या टेल आएगा। तो 16 केसेस बनते थे, एच 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 एच, फिर टी को खिसकाओ। तो इस तरीके से ये, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी बात तो वही है, मुद्दा तो वही है। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल? 16। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब अब क्या? अब आपको ये चाहिए कि इन 16 में से वो कौन से डिटर्मिनेंट है जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, है ना, यानी फेवरेबल डिटर्मिनेंट्स कौन से होंगे, फेवरेबल केसेस के होंगे, है ना। तो नाउ फेवरेबल डिटर्मिनेंट्स, favorable cases which give the value of determinant positive, which give the value of determinant positive। ठीक है, ये निकालते हैं। तो मुझे बताओ पॉजिटिव रखने के लिए कौन कौन से डिटरमिनेंट। एक पहला डिटरमिनेंट, तो अगर आप 1 1 1 1 रखो तो क्या पॉजिटिव आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। करो उसको सॉल्व। जीरो पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव चाहिए या मोर देन जीरो चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। थोड़ा सा चेंजेस करो, देखो 1 1, और इन देखो ये 1 × 1 1 है, तो अब इनका इनका प्रोडक्ट जीरो बनाना है। इनका प्रोडक्ट जीरो बनाने के तीन तरीके हैं, या तो दोनों को जीरो, या फिर इसमें से इसको जीरो इसको वन, या फिर इसमें से इसको जीरो और इसको वन। ठीक है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट तो वन बनाना ही पड़ेगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो बनाना है। जीरो बनाने के, वन और जीरो से जीरो तीन तरीकों से बना सकते हो, 0 × 1, 1 × 0 और 0 × 0। सो ये तीन ही केसेस हैं विच विल गिव द determinant positive. So the probability is favorable divided by, hence probability, required probability हो जाएगी। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस हैं 3, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस है 16। आंसर इज 3/16। देखो चेक करो। ठीक है, तो जस्ट ये एक तरीके से पांचों एक्सरसाइज में से किसी का पार्ट नहीं मान सकते इसको, पूरा डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट मान सकते हो। कैसे? कि 2/2 का डिटरमिनेंट तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से पहले एक इवेंट तो घटित हो चुका है, कौन सा? 1 और 0 होने वाला, है ना। तो लेट्स से ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगी, है ना। और ये होने के बाद अब इसमें से भी श्रिंक हो गया, पहले तो बहुत बड़ा था उसमें श्रिंक हो गया, फिर उसमें से भी केवल ये वाले जो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। और फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, सर ये प्रोबेबिलिटी अपन 9th और 10th में निकालते थे, अभी 12th में क्या कर रही है बेटा? उस टाइम डिटरमिनेंट नहीं होता था, तो डिटरमिनेंट आएगा तभी तो वो डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा ना। ठीक है, चलो एनीवेज मिसलेनियस में तो ऐसे ही आते हैं आड़े टेढ़े, उनके लिए रेडी रहना ही पड़ता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम्स से ए एंड बी, फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। असेंबली समझते हो क्या होता है? असेंबली मतलब जहां सब इकट्ठे हों, है ना। वो असेंबली होती है जैसे आपके स्कूल की भी असेंबली होती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक असेंबली यानी डिजिटल असेंबली मान लो, है ना। एक तरीके से ऐसे मान लो कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो सारी मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन चल रही है, तो ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। तो उसको कंडक्ट कराने के लिए दो सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो है जूम मीटिंग, और एक है मान लो यूट्यूब लाइव। कैसे भी करवा सकते हैं कंडक्ट अपन। ठीक है, तो ए और बी नाम के दो सिस्टम्स हैं। तो पहले पुराने रिजल्ट से अपन पता लगाते हैं ना कि यार ये जूम फेल तो नहीं हो जाता, चलते चलते बंद तो नहीं हो जाता, या चलता है कि नहीं चलता है। तो ये अज्यूम, ये प्रोबेबिलिटीज मिली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स, भाई ए फेल हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15। ए एंड बी दोनों फेल हो जाते हैं, 0.15। तो इवेल्युएट करना है फिर आपको कुछ 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 कुछ। देखो दो ही सिस्टम्स हैं,
है ना। और अलोन वर्ड भी आ रहा है, अलोन वर्ड मतलब दोनों साथ में भी फेल हो सकते हैं, अकेला वो भी फेल हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, सेट थ्योरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि दो ही सिस्टम्स हैं यहाँ पे, है ना। ज्यादा होते तो फिर वेन डायग्राम ज्यादा में तो पॉसिबल नहीं होता है सोचना, पर दो में तो पॉसिबल होता है। लेट्स से ये है ए। अच्छा, फेल होना मेरे लिए प्रोबेबिलिटी है ना। देखो फेल्स 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 फेल्स, तो पास होने पे तो जाना ही मत। हर जगह फेल 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 है तो उल्टा तो सोचना ही मत। प्रोबेबिलिटी भी उसने फेल की पूछ ली, मान लो प्रोबेबिलिटी वो पास होने की पूछता वो, तब आपको हर एक का उल्टा भी सोचना पड़ता, लेकिन इतना डिफिकल्ट उसने नहीं बनाया। तो लेट्स से ये तो है ए का फेल होना, ये इवेंट है, ये तो इवेंट है ए का फेल होना, ठीक है। और ये है बी का फेल होना, समझ गए। अब ए और बी साथ में भी फेल हो सकते हैं, ए भी फेल हो गया और बी भी फेल हो गया। तो मुझे बताओ इस पूरे पार्ट को पता है क्या कहेंगे, इस पूरे पार्ट को, कलर देखो, ये वाला पार्ट, लेट से ये ए है, तो इस पूरे पार्ट को कहेंगे जो ऐसी वाली लाइंस है ए फेल्स, क्या कहेंगे इसको, ए फेल्स, ठीक है ना। और इस वाली लाइन को लेट से मैं कलर चेंज कर दूं, हाँ ग्रे कलर कर दूं, ऐसी लाइंस बना दूं, तो इस पार्ट को पता है क्या कहेंगे, बी फेल्स, अगर उसका नाम अपन ने बी रखा है तो। समझ में आई बात। और जो बीच वाला पार्ट है उसमें उसको क्या कहेंगे, ए एंड बी बोथ फेल्स, ए एंड बी बोथ फेल्स। अब फिर ये ए फेल्स अलोन बी फेल्स अलोन ये क्या है, ए फेल्स अलोन भाई, ए फेल्स यानी ये वाला पार्ट, बी फेल्स यानी ये वाला पार्ट, ए एंड बी फेल्स यानी, तो उसमें हटा दो, केवल ए ही फेल हुआ है, केवल ए ही फेल हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं देखो आपको दिखाने की, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, और फिर यहां से ये वाला, समझ गए, यहां से यानी ये वाला पार्ट, ये है ए फेल अलोन, और उसी तरीके से उधर वाला पार्ट है बी फेल अलोन। तो ये चीज समझ में आएगी तो ये आपको समझ आएगी। देखो यानी कि टोटल ए फेल में से अगर मैं इंटरसेक्शन हटा दूं तो ए फेल अलोन मिलेगा, और टोटल बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी हटा दूं तो बी फेल अलोन मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई, बात क्लियर है। चलो अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो जो चीजें मुझे गिवन है वो मैं लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स कितना गिवन है, 0.2। तो ए फेल्स को सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। कितना गिवन है ये, 0. दूसरी चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल, नहीं बी नहीं, फेल्स अलोन है बेटा, बी फेल्स अलोन है वो, ठीक है। तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, और इसको पता है कैसे लिखेंगे बताओ, प्लस, प्लस बेटा माइनस करोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी फेल्स अलोन आ गया ना वहां पे। इस पार्ट का आंसर है, इस पार्ट का आंसर है वो जो भी गिवन है आपको, क्या गिवन है, 0.15। तो उसने तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा था, मैंने इसको सेट थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट, एक और है, एक और गिवन इंफॉर्मेशन है, ए एंड बी फेल्स, ए एंड बी फेल्स। तो ये तो बड़ा इजी है पता लगाना, ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे इसको अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, ये भी 0. यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद, जैसे जो बी फील्ड सलोन है, जो उसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट नहीं है, नहीं है, केवल बी ही फेल हो रहा है इस प्रोबेबिलिटी से, इतने चांसेस है उसके फेल होने के, ठीक है। अगर वो अलोन हटा देता तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू होती, ठीक है, डन, ओके। अब क्या करें, अब आपको जो भी पता लगाना है वो तो बात की बात है। इस गिवन इंफॉर्मेशन से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास मिसिंग है, तो बी निकाल सकते कैसे, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फील्ड सलोन है ना, उसमें तो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, उसको उधर भेज दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया ना। तो पहला काम आगे बढ़ने से पहले अपन वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अंदर से फीलिंग आ रही है कि उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है तो बी क्यों नहीं गिवन है, बी क्यों नहीं गिवन है ना। सो पहले मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं, देखो क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.15। सो इसमें से इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो एज इट इज, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 0.15 इक्वल टू 0.15। तो ये उधर जाके क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे देता है 0.15 प्लस 0.15 विच इज इक्वल टू 0.30। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है,
तो ये पार्ट मैंने अपने मर्जी से ही कर लिया क्योंकि मुझे बस इंट्यूशन आ रहा था। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर वन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स ऑन बी हैज फेल्ड, यानी बी तो फेल हो चुका है और अब बताओ ए भी फेल हो, है ना। यानी कि एक तरीके से ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। तो उसको एक बार पहले उसकी लैंग्वेज में लिखें, तो ए फेल्स और बी तो फेल हो ही चुका है और सब कुछ फेल 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 ही चल रहा है, तो अपने को उल्टा सोचने की जरूरत नहीं, इसको सिंपली लिखा जा सकता है ए ऑन बी। और ए ऑन बी को सॉल्व करना आपको आता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, बोलो। यस, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपको सैंपल स्पेस नहीं सोचना क्योंकि प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ही गिवन है ना। 0.30, दैट इज 1/2 या 0.5। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कह रहा है, ए फेल्स अलोन। अब ए अकेला फेल हो, इसको क्या कैसे लिखेंगे सेट थ्योरी में बताओ। ए फेल्स अलोन को कैसे लिखेंगे। बस पुट द वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन था 0.15। 0.20 कर दो उसको, 20 में से 15 गए 5, 0.05 मैच द आंसर्स। हम्म A fails, हम्म B fail alone और A और B fail वाली इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके और फिर 0.2 को मतलब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं तब भी 0.05। इन तीनों को ऐड करें, मतलब B को मतलब B fail alone वाली को बी को बी फेल अलोन वाली ही लें, मतलब बी फेल अलग नहीं निकाले हम, है ना। तो कहाँ आ रहा है बेटा, फिर तो 1 आ रहा है प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको बी फेल्स ले लें, अगर आप इसको बी फेल्स ले लें, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लें, तो फिर इधर 0.15 आएगा ना। 0.15 0.15 तो फिर 1 हो जाएगा आंसर। सेकंड में क्या कह रहे हो भाई, ए फेल्स अलोन चाहिए अपने को, है ना। तो आप क्या कह रहे हो बताओ। हम्म, नहीं होगा ना। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। एक बार आप मैच करो आंसर। 0.5 और 0.05 डन। देखो दोनों फेल होते हैं उसकी गारंटी है 0.15, है ना। अब उसने क्या कहा पहले क्वेश्चन में, ए फेल होता है, बी तो फेल हो ही चुका है। तो बी फेल हो ही चुका है और ए फेल होता है, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपको ए और बी दोनों को फेल कराना है और ये पता है कि बी फेल हो चुका है। तो ए और बी दोनों फेल होते हैं 0.15 से और बी फेल होता है अकेला 0.30 से, वो निकाल लिया था मैंने अलग से। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, डन कर दूं इसको क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग वन के अंदर 3 तो रेड बॉल्स हैं और 4 मेरी ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग टू के अंदर 4 रेड हैं और 5 ब्लैक है। ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे गिवन, ठीक है यहां तक। अब एक बॉल ट्रांसफर की जाती है बैग वन से बैग टू में, पढ़ना क्वेश्चन ध्यान से। एक बॉल ट्रांसफर की जाती है बैग वन से और फिर बैग टू से बॉल निकाली जाती है। एक बॉल ट्रांसफर की जाती है बैग वन से बैग टू में और फिर बैग टू में अब जितनी भी बॉल से उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। अब जो बैग टू से आपने बॉल निकाली वो रेड निकल गई, तो क्या संभावना है कि जो आपने पहले बॉल ट्रांसफर करी थी वो पहले से दूसरे में वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी। ठीक है, तो किस टाइप का क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, है ना। पीछे तो चला गया मतलब रिवर्स में जाना ही जाना है। ठीक है, तो एक तरीके से इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक बार आप 2 मिनट इसको ट्राई करो, है ना, मैं 2 मिनट में। सुनो फिर से, हमको इसमें बैक सेलेक्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि हमको पता है कि बैग वन से ही बॉल ट्रांसफर करनी है। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि पहले तो बैक सेलेक्ट करो और फिर बॉल ट्रांसफर करो, तो बैक सेलेक्ट करो तो बैक वन भी सेलेक्ट हो सकता है, उससे ट्रांसफर टू में करूंगा, और बैक टू सेलेक्ट किया तो बैक टू से ट्रांसफर वन में करूंगा। बट उसने क्या कह रखा है कि वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। बैग वन से बैग टू में बॉल ट्रांसफर हो गया ना, बैग वन सेलेक्टेड है, ट्रांसफर करने के लिए रेडी है वो, तो बैग तो सेलेक्ट करना नहीं है। आपको आंख बंद करनी है, बैग वन में हाथ डालना है, बॉल निकालनी है, बैग टू में डालना है। अब बैक टू में एक बॉल ज्यादा हो गई है, बैक वन में एक बॉल कम हो चुकी है। अब बैक टू से फिर
डाल दी, एक बार ट्रांसफर कर दी, हाथ बाहर निकाल लो। अब वापस बैग टू में हाथ डालो और एक बॉल निकालो, तो वो बॉल क्या निकल गई? बॉल क्या निकल गई? रेड कलर की निकल गई। तो अब आपने बैग वन से बैग टू में जो पहला, मतलब आपने दो तरह के घटनाक्रम करे। एक तो पहला घटनाक्रम था इसमें से इधर डालना, दूसरा घटनाक्रम था उसमें से बॉल निकालना। तो दूसरे घटनाक्रम का तो रिजल्ट आपके हाथ में है। आपने जो पहला घटनाक्रम किया, उस घटनाक्रम में आपने कौन सी बॉल ट्रांसफर करी, मुद्दा यह है कि आपने रेड बॉल ट्रांसफर करी या आपको भी नहीं पता। तो क्या चांसेस है कि जो आपने ट्रांसफर करी थी वो है ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो आपने जब पहला घटनाक्रम किया, उसमें क्या क्या हो सकता है वो है हाइपोथेसिस, ना कि बैग का सेलेक्ट होना हाइपोथेसिस। तो पहला घटनाक्रम क्या था? बैग वन से बैग टू में बॉल ट्रांसफर करना। इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं? इसके दो केसेस हो सकते हैं कि या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई थी या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर। तो E1 E2 ये नहीं होगा कि बैग वन बैग टू सेलेक्टेड, E1 E2 होगा कि रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, और उसमें रिवर्स में उसने फिर ब्लैक पूछ लिया, यानी E2 पूछ लिया। समझ गए? शुरू करें। देखो इसको अपन ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि देर आर टू बैग्स, एक तो है बैग वन और एक है बैग टू। लेट्स से ये तो है बैग वन, ये तो है बैग वन, और ये है हमारा बैग टू। फाइन। तो बैग वन में कितनी रेड एंड कितनी ब्लैक है बताओ? 3 रेड एंड 4 ब्लैक। और बैग टू में बोलो, 4 रेड एंड 5 ब्लैक। अब पहला काम क्या हुआ कि इसमें से एक बॉल ट्रांसफर हुई इसमें, ये तो पहला काम हुआ। ठीक है, 1 बॉल ट्रांसफर। ठीक है, और फिर दूसरा, ये तो पहला घटनाक्रम हो गया ना। जैसे पहले बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में पहले क्या होता था, दो घटनाक्रम उसमें भी होते थे। उसमें पहला घटनाक्रम होता था बैक का सेलेक्ट होना, दूसरा घटनाक्रम होता था बॉल का सेलेक्ट होना। इसमें पहला घटनाक्रम बैक का सेलेक्ट होना नहीं है, इसमें पहला घटनाक्रम क्या है? बॉल का ट्रांसफर होना, ये है पहला घटनाक्रम। और दूसरा तो फिर वही है कि बॉल का सेलेक्ट होना। और अगेन फिर इसमें से एक बॉल निकाली गई, और वो बॉल क्या निकली? ये रेड कलर की बॉल निकली। डन, समझ आया? तो ये डायग्राम होना चाहिए तो हमारे माइंड में, ये हुआ यहाँ पे। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। देखो, या तो इसी डायग्राम में समझा दूं या वो वाला जैसा अपन डायग्राम बनाते थे वही बनाओ, बताओ इसी से समझा दूं क्या? देखो, मुझे एक चीज बताओ, एक बॉल ट्रांसफर करनी है अपने को, है ना? तो वो एक बॉल ट्रांसफर, दो तरह की बॉल्स हैं। तो या तो वो बॉल ट्रांसफर हुई होगी रेड वाली, तो मैं इसको इसको बॉल को रेड बॉल लिख देता हूँ, 1 रेड बॉल ट्रांसफर। ठीक है, 1। या तो हुआ होगा ये कि एक रेड कलर की बॉल ट्रांसफर हुई होगी, 1 रेड बॉल ट्रांसफर। और या फिर क्या हुआ होगा बेटा? 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है, हो गया ये काम तो, है ना? अब रेड बॉल के ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बता दो। लेट से इसको इवेंट E1 ले लेते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 3/7, क्योंकि रेड बॉल 3 है और टोटल 7 है, तो रेड बॉल की ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बता दो, 4/7। तो आप हाफ हाफ मान देते हैं, बट एक्चुअली इट इज 3/7 एंड 4/7, दोनों का सम बना रहा है। हाइपोथेसिस की प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का सम बनाता है, आ रहा है। अब क्या हुआ कि अब इसमें से एक रेड बॉल ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें से एक रेड बॉल ट्रांसफर हो चुकी है। जो रेड बॉल ट्रांसफर हुई है वो E1 से भी हो सकती है और E2 से भी हो सकती है। मतलब ये तो हो गई मेरी रेड बॉल ट्रांसफर, यानी इवेंट ए घटित हो गया। क्या? रेड बॉल ट्रांसफर नहीं, रेड बॉल ड्रॉन। रेड बॉल ड्रॉन, इसमें से जो बॉल निकली है वो कैसी निकली है? रेड बॉल निकली है। तो रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, फ्रॉम बैग टू। और उसमें भी क्या लिखूंगा मैं? 1 रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, फ्रॉम बैग वन टू बैग टू। ये हो जाएगा मेरा E1। और इसमें भी 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, 1 टू बैग टू। ये हो जाएगा मेरा E2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
और इवेंट ए रिजल्ट फाइनल क्या आएगा, रेड बॉल का। अब ये भी हो सकता है कि E1 होके ए हुआ हो और ये भी हो सकता है E2 होके ए हुआ, तो इसमें अलग अलग निकाल देता हूँ। देखो मान लो कि ये वाला इवेंट घटित होके ये हुआ होगा या फिर ये वाला इवेंट घटित होके ये हुआ होगा, दो ही तो चांसेस हैं। तो इसको तो क्या कहूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होकर ए हुआ होगा, तो ए ऑन E1 बोलो। और इसको क्या कहूंगा, ए ऑन E2। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे लॉजिकली, देखो अगर मैंने E1 हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब क्या हो चुका है, रेड बॉल ट्रांसफर हो चुकी है। तो अब इसमें कितनी बॉल्स हो गई, रेड बॉल ट्रांसफर हो गई, कितनी हो गई 10, तो टोटल हो गई। और उसमें से आपको रेड बॉल चाहिए, तो रेड कितनी हो गई बेटा, रेड ट्रांसफर भी तो हुई है, 4 तो रेड ऑलरेडी थी, और इस E1 वाले रास्ते से एक रेड और ट्रांसफर हो गई, सो इट इज 5/10। समझ आया, इधर आओ। E2 वाले रास्ते से भी बॉल तो एक ट्रांसफर हुई है, टोटल तो 10 हो गई, लेकिन इस बार रेड 4 ही रहेगी, तो 4/10। और इन दोनों का सम 1 आने की गारंटी नहीं होती है ना, नहीं आ रहा है अभी, आ भी सकता है, नहीं भी। समझ में आई बात, चलिए अब तो काम ही खत्म हो गया होगा, है ना। अब आपको क्या चाहिए, ब्लैक बॉल चाहिए, क्या चाहिए आपको, नहीं सॉरी, आपको क्या चाहिए, रेड बॉल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको क्या मतलब इवेंट ए तो हो गया, यानी रेड बॉल तो ड्रॉन हो गई बैक 2 से, लेकिन जो आपने बॉल ट्रांसफर करी थी ना वो ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि इवेंट E2 होना चाहिए, राइट। E2 ऑन ए चाहिए आपको, so it is like probability of E2 multiplied by probability of A on E2 divided by probability of E1 into A on E1 plus E2 into A on E2। डन, चलो बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, E2 4/7 इंटू 4/10 और 3/7 इंटू 5/10 और फिर सेम चीज प्लस 4/7 इंटू 4/10। तो 7 10 7 10 7 10 काट दो सबका ही, 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 16/15 प्लस 16 यानी 16/31 आंसर। समझ में आ गया अच्छे से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कंडीशनलिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप मार्क करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 कर देते हैं डिलीट इसको। तो इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बोलना ही अपने आप में, पता है क्या हिंट होता है, ये बोलना है अपने आप में हिंट होता है, ये डिनोमिनेटर में आने वाला है ना। और देखो आई गया, बी ऑन ए की वैल्यू 1 है, तो आपको 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए गिवन है 1, तो जो गिवन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ उसी इंफॉर्मेशन से। क्या गिवन है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको अपन खोल देते हैं, तो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, या फिर अपन ज्यादा कंफर्टेबल ए इंटरसेक्शन बी लिखने में होते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। और इसने कह रखा है ना कि ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये डिनोमिनेटर में आ सकती है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करा दूं मैं 1 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तक हो गया, इसके आगे अब मैं सॉल्व तो कुछ कर नहीं सकता हूँ मैथमेटिकली। तो अब आपको 4 ऑप्शन को एनालाइज करना है कि गिवन कंडीशन 4 ऑप्शन से किस कंडीशन से मैच होती है, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन है कि ए बी का सबसेट है, सबसेट के बारे में कल डिस्कस किया था, या तो छोटा सेट है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये वाला ए बी का सबसेट एन बी बड़ा और ए उसके अंदर छोटा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बी दोनों बराबर है ना, ए भी यही है और बी भी यही है, ए भी यही है ऑब्लिक बी भी यही है। तो इस केस में चलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए ही आएगा, मैच हो रहा है भाई। ए और बी का सबसेट, ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है, तो यही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ये आएगी। और या फिर अगर दोनों बराबर हैं तो भी इंटरसेक्शन यही आएगा भाई, ए और बी दोनों बराबर हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन वो खुद ही है, तो भी इंटरसेक्शन भी ए के बराबर आएगा। तो ये दोनों केस इससे वेरीफाई होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट फिर भी हम तब तक इसको टिक नहीं कर सकते जब तक बाकी रूल आउट नहीं हो जाता। दूसरा क्या है कि बी ए का सबसेट है, तो अगर मैं उल्टा करता, बी ए का सबसेट है तो फिर इनका इंटरसेक्शन बी आता, ए नहीं आता, तो फिर ये गलत हो जाती बात है ना, इनका इंटरसेक्शन ए आ रहा है
और इंटरसेक्शन ए आ रहा है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। ठीक है, बी फाई कर दिया इसने, तो फाई अगर कर देता तो मुझे एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता? जीरो हो जाती फिर तो है ना? और ए भी फाई कर देता तो भी जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, 18th देखते हैं। ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से बड़ी है, मैं लिख देता हूं एज इट इज, ए ऑन बी की प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी है? ए से। और अगेन आपको कुछ कुछ चीजें सॉल्व करनी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको उठाओ और एक्सप्लोर करना शुरू करो। सो टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी को क्या लिख सकते हैं अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ही लिखोगे, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब देखो इसको जैसे उधर लेके गए थे ना आरएचएस में, लेके जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही ऑप्शन चेक करो कि ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या पता यही हो। तो चेक करो ए बी सी डी में से, देखो बी है तो सही, लेकिन उसमें लेस देन कह रहा है, उसमें अपोजिट कर दिया तो फिर बी रूल आउट हो गया, यहाँ से काट दो कि बी तो हो ही नहीं सकता भैया तू। अब इसके आगे कुछ और सोचना है ना, तो अब देखो ए बी सी तीनों ऑप्शन में आपने एक चीज नोटिस करी, ए नीचे ए नीचे ए नीचे, है ना? तो आपको ए को नीचे लेके जाके ही चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहां से देखो, स्क्रीन पे देखो, बी को उधर ले गए थे ना, कोई बात नहीं, ए को इधर ले आओ। ठीक है, ए को नीचे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसमें उसने ए को ए को नीचे लेके आके ही कुछ चीजें एनालाइज करी है, तो हमको भी वैसे करना पड़ेगा। सो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के नीचे ले आओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी तो ऑलरेडी वहां बैठा है। अरे भाई ये क्या चीज होती है बताना जरा? बी ऑन ए। ये क्या होती है? बी ऑन ए। और बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आ गई बी से। अब ऐसा ऑप्शन को जो भी मैच कर, ऑप्शन नंबर सी, बी ऑन ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी। समझ आया करने का तरीका? बी ऑन ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बस बी ऑप्शन में ये ग्रेटर देन हो जाता तो फिर ये भी सही होता है ना, बट वो उसने एक ही ऑप्शन सही कर सकता है, इसलिए उसको लेसन करते। 19 देखते हैं। ए और बी दो ऐसे इवेंट्स हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो फिर इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना होता, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो उठा के काम करना शुरू कर दो, और फिर ऑप्शन से कहाँ से जस्टिफाई होता है, कौन से ऑप्शन से वो इन्फॉर्मेशन या उसका उस इन्फॉर्मेशन का कुछ रिजल्ट जस्टिफाई कौन से ऑप्शन से होता है, वो ऑप्शन हमारा आंसर होता है। तो देखो यहाँ से एक चीज तो देखो, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको तो काटो, ये तो कट गया, क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए एंड बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इसके अपॉन में ले आओ तो इधर बचा, आपने जीरो कह रहे हो, वन आएगा, तो मतलब वन नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी ऑप्शन में चेक करो, आप सी टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में तो मिलता कुछ, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी नहीं मिलता। सो इट इज लाइक वन इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए ऑन बी, हाँ ए ऑन बी, ए ऑन बी सही है, ए ऑन बी। तो ए ऑन बी की वैल्यू वन, ऑप्शन नंबर बी। देखो ए ऑन बी की वैल्यू जीरो भी दे रखा है। ठीक है, तो जीरो टिक नहीं करना, क्या टिक करना है? वन। जब कोई चीज यहां से लेके यहां तक आती है और उधर कुछ भी नहीं बचता है तो वन बचता है। अगर यही चीज यहाँ माइनस में आती तब जीरो बचता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख देता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और मैं इसको इधर बुलाता भाई तू आजा मेरे पास, लेकिन मैं तेरे को डिवाइड में नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं तेरे को एज ए टर्म लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे तो ये एज ए फैक्टर आया है, यहाँ पे क्या है ये? एज ए फैक्टर। भाई इसको वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, तो एज ए फैक्टर आया तो वन रह गया। और अगर मैं इसको एज ए टर्म बुलाऊं, वहां पे भाई टर्म तू पूरी की पूरी उठ के आ जा, तो फिर माइनस में आता और फिर यहाँ पे जीरो बचता। तो थोड़ा संभल के करना है। ठीक है, डन। सो मिसलेनियस ओवर है, मैंने आपको इनवाइट किया था, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल हैव अ टेस्ट ऑन प्रोबेबिलिटी इन द इवनिंग सेशन। ठीक है, डन, कोई डाउट्स नहीं? शाम को थोड़ा सा जल्दी। ओके, आ जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड